हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की, जिसमें हम देख रहे हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है परमाणु की संरचना, और जिसमें आज की जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा टॉपिक जो कि इस अध्याय को, इसके बाद के जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन हैं, उन सारे अध्यायों के साथ जोड़ने का काम करता है। अब आप बोलोगे सर हमने 9th और 10th में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं। भैया बिल्कुल देखे हैं, पर आज जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने वाले हैं वो एकदम अपडेटेड वर्जन है। और आज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें हम ये देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम किसी तत्व की पोजीशन यानी कि स्थिति कैसे बता सकते हैं आवर्त सारणी में। बात समझ में आ रही है? तो आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इसके पहले जितने भी हम लोगों ने क्लासेस की है, टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं पिछली 3-4 क्लासेस में, उन सबका आज होने वाला है रिवीजन। तो आज की जो क्लास है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बड़े ध्यान से एक चीज को देखिएगा, जो डाउट आएगा उसको आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और मजेदार। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया आज की जो क्लास है उसमें हमारी जो शुरुआत है वो होती कहां से। तो देखो, जनरली ऐसा होता है कि जब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं तो यहां पर बादल, पर्वत, चिड़िया, सूरज, त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब बना रहता है। पर आज की जो क्लास है वो शुरू कहां से होती है? हमारी मुख्य क्वांटम संख्या से। और ये जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है इसको हम क्या करते हैं भैया, परमाणु में कक्षकों को किस तरीके से हम फिल करते हैं, वहां से हम देख लेते हैं कि हमारी जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको हम लोग ऊर्जा कक्षा भी कहते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, यानी कि हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या आपको पता है कि हमारे पास कुल जो ऑर्बिट है, कुल जो ऊर्जा कक्षाएं हैं वो अभी 7 हैं। ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर 7 का यदि आपको याद रहेगा तो इससे हमारा काम चल जाएगा। इनफैक्ट इतनी जानकारी से हम पूरा का पूरा जो है बना सकते हैं पीरियोडिक टेबल। कैसे? सुनो, देखो, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास जो ऊर्जा कक्षाएं हैं, शेल है, ऑर्बिट है, वो 1 से लेकर 7 होती है? बोलो यस सर। आपने ये भी पढ़ा था कि कौन सी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि कौन सी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, चौथी में 32, पांचवी में 32, छठवीं में 18 और 7वीं जो कक्षा है बाबूजी उसमें अपने 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। यह वो जानकारी है जिसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। और यदि ये जानकारी आपके दिमाग के अंदर और दिल के अंदर बढ़िया तरीके से फिट हो गई तो फिर तो जो है मजा ही आ जाएगा। बात समझ में? अच्छा, एक बात बताओ, जब हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी तब हमने ये भी देखा था कि भैया मुख्य क्वांटम संख्याओं के अंदर कुछ उपकक्षाएं भी होती हैं, जिसको हम लोग द्विगंशीय या दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी कि आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, और हम उसको एल से दर्शाते हैं। दर्शाते ही नहीं दर्शाते हैं, राइट? तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग जो है एल लिख देते हैं। चलो ये लो, कैसे दर्शाते हैं? तो इसको अपन लोग जो है एल से दर्शाते हैं। कहां लिख दें? तो ये लो, चलो ये यहां लिख दिया मैंने। इसको हम लोग एल से दर्शाते हैं। और ये जो उपकक्षाएं होती हैं ये बेसिकली हमारे सामने जो है 4 प्रकार की होती हैं। SPDF, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये वही SPDF है जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में 4 प्रकार के ब्लॉक्स में होता है। कुछ समझ में आया? मतलब ये कि जो आज की क्लास है, राइट, इससे हम बना सकते हैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। बात समझ में आई? चलो एक जादू दिखाता हूं, देखो जादू। अब ये बताओ कि दूसरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें S वाले इलेक्ट्रॉन भी और P वाले इलेक्ट्रॉन भी है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी कहानी को, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और मैं आप लोगों को एक जादू दिखाने जा रहा हूं। कैसे? तो देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। बात समझ में आ गई? अब भैया यहां पर आपकी कहानी शुरू हो जाती है कि कक्षाओं के अंदर पाई जाती हैं आपकी उपकक्षाएं। तो जो पीले कलर से आपको दिख रही है वो सारी की सारी एस, आपके एस उपकक्षा है।
ब्लैक कलर से आपको जो दिख रही है वो पी है, और जो आपको हरे कलर से दिख रही है वो है भैया आपकी डी, और जो आपको लाल कलर से दिख रही होगी वो है आपकी एफ। अब यदि इन सबको आप जोड़ोगे तो 32 मिलेगा, इन सबको आप जोड़ोगे तो भी 32 मिलेगा, ऊपर वाले में सिर्फ आपको 2 मिलेगा। तो ये सारी कहानी जो है इसको अपन कई दिनों से देख रहे हैं। बात समझ में आई? आप याद करो पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने अब्बाउ के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो अब्बाउ सिद्धांत है, राइट, वो बेसिकली क्या है और कैसे हम ऊर्जा कक्षा को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है उसमें अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब्बाउ का जो नियम है, अब्बाउ का नियम, अब्बाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बात समझ में आ गई? अब्बाउ का मतलब होता है अरेंज करना, व्यवस्थित तरीके से जमाना, किसको, इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये कहानी है, ये सारी चीजें आपको पहले से क्लियर है? बोलिए यस सर। ठीक, अब एक जादू मैं आप लोगों को और दिखाता हूं। बात समझ में आई? इस जादू को देखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, और कहां मिलेगी? तो भैया वो मिलेगी यहां पर, देखो ये यहां पर देखो, ध्यान से देखो, मस्त आपको आवर्त सारणी मिलेगी यहां पर। आपको 2 पेज नंबर याद रखने हैं, 74, 78। देखते हैं मिलती है क्या। 74 और 78, तो 78 मेरी बुक में है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो देखो 78। अब जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले होंगे वो ये मत बोलना सर हमारी किताब में कुछ और दिया है। अरे भैया ठीक है, पृष्ठ क्रमांक अलग हो सकता है, पर जो आवर्त सारणी है वो तो यही की ये होगी ना। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से एक आवर्त सारणी आप अपने पास लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की जो क्लास है वो होने वाली है बड़ी ही मजेदार। बात समझ में आ गई? कैसे होने वाली है समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो आपने देख लिया। अब यदि आपके पास आवर्त सारणी है तो आपको वहां पर 4 ब्लॉक दिख रहे होंगे, और यदि आप वो 4 ब्लॉक को देख रहे होंगे तो आप देखोगे कि भैया जो एस ब्लॉक है, आपका जो एस ब्लॉक है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ध्यान से देखना, सबके आवर्तों की संख्या अपने को याद रखनी है यानी कि पीरियड्स, और सबके समूहों की संख्या अपने को याद रखनी है यानी कि आपके ग्रुप्स। बात समझ में आ गई? तो जब आप एस ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर आवर्त है 7, वो 7 को एक तरफ लिख दो, लिखो ना, ऐसे लिखो, एस लिखो ना आप, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, लिखो आप ऐसे, लिखो ना आप, एस लिख दो और उसके बाजू में 7 लिख दो, ठीक है। अब ये बताओ जो एस है उसमें समूह कितने हैं? तो आपको 2 दिख रहे होंगे, एक लिथियम वाला, एक बेरिलियम वाला, तो भी लिख दो, एक तरफ 7 लिख दो, एक तरफ 2 लिख दो, लिख दिया, बस आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पी ब्लॉक दिख रहा है? बोलो यस सर। पी ब्लॉक में आपको आवर्त कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, उसको भी लिख दो, पी लिखो, बाजू में 6 लिख दो। और समूह कितने दिख रहे हैं? तो भैया 6 दिख रहे हैं, वो भी लिख दो, खेल खत्म, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डी आपको दिख रहा होगा। जब आप डी ब्लॉक पर जाओगे स्टूडेंट्स तो आप ये देखोगे कि जो आवर्तों की संख्या है वो है 4। एक काम करो, ऐसे डी लिखो, एक तरफ ऐसे 4 लिख दो, और एक तरफ जो है आप कितने समूह हैं डी में? तो 10 हैं, तो वो भी लिख दो। पीरियोडिक टेबल से देखकर लिखने बोल रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और इसी तरीके से जब आप एफ ब्लॉक को देख रहे होंगे तो जो आवर्त होंगे वो होंगे 2। आवर्त कितने होंगे? तो वो होंगे आपके 2, और जब आप समूह देख रहे होंगे तो वो होंगे आपके पास 14। बात समझ में आई? तो एस ब्लॉक के लिए आपने 7, 2 लिखा, पी ब्लॉक के लिए आपने 6, 6 लिखा। हीलियम एस ब्लॉक का है, सिर्फ अपन उसको वहां पर रखते हैं। और डी ब्लॉक के लिए आपने 4, 10 लिखा, और एफ ब्लॉक की यदि हम बात करेंगे तो उसमें आपने 2 और 14 लिखा। इतना लिख लिया पक्का? अब ध्यान से देखना, खेल कहां से शुरू होता है? खेल होता है यहां से शुरू, ये देखो। बात समझ में आई? मतलब ये कि जब आपने ये देखा कि आपका जो एस ब्लॉक है उसके पास 7 आवर्त होते हैं, तो 1s 2s 3s 4 1 से लेकर 7 तक अपन ने यहां पर लिख मारा। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से यदि हम उसके कितने समूह होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे तो 2 होते हैं, तो सबके ऊपर अपन ने 2 2 2 2 लिख दिया। मतलब एस के पास में जो एक ही कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा अपने समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब बात करेंगे पी की। तो पी जो है उसके आवर्तों की संख्या 6 थी, इसलिए अपने 6 काले गोले बना दिए। पी के समूहों की संख्या जो है वो भी 6 है, इसलिए ऊपर अपन ने 6 लिख दिया घात में। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे डी की। डी में आपके पास जो आवर्तों की संख्या है वो है 4, इसलिए आपने 4 डी ले लिए। डी में समूहों की संख्या जो है वो है आपकी 10, इसलिए आपने जो है क्या ले लिया भैया? 10 ले लिया। ऐसे
F में आवर्तों की संख्या 2 है इसलिए 2 लिखा, पर समूह की संख्या जो है वो 14 है इसलिए आपने ऊपर 14 लिख दिया। इतना कर लोगे पक्का जी। तो इसी को अपन बोलते हैं अबोव सिद्धांत, जिसका काम होता है कक्षकों को ऑर्बिटल्स को बढ़ती हुई एनर्जी यानी कि ऊर्जा के रिस्पेक्ट में लिखना। कैसे लिखेंगे? तो भैया एरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एरो। चलो इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं यहां से। देखो स्टार्ट लिखा भी होगा और ये कहानी ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। ये देखो मस्त वाली कहानी, बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी जो है वह इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये कहानी जो है वह इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। मेरे साथ साथ में आप इन एरोस को बनाएंगे, राइट? और चलो आगे बढ़ते हैं। 3D, 3D के बाद 4P, 3D के बाद 4S, 3D 4P, 4P के बाद 5S। ये यहां पर ऐसे अपन आगे आ गए। सही जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है बाबूजी, कोनो घबराने की बात नहीं है। चलो ये लो, ये लो, और जो है ये लो और ये लो। ठीक है, इसके बाद एंट्री होगी किसकी? अपने 4F की। चलो ये लो, ये लो। तो ये हमने पिछली कक्षा में किया था, राइट? और यदि आपने वो क्लास मिस कर दी होगी, मुझे पता है कुछ नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पुरानी वाली क्लास देखते ही नहीं है, सीधे एंट्री लेते हैं रजनीकांत बन के और सोचते हैं कि भैया सर एक ही क्लास में आएंगे और आप तो फिर रिप्रेजेंट कर ही रहे हो और वो चीज भी हमको बन जाएगी। तो भैया ऐसा हमेशा नहीं होता है। पुरानी क्लास यदि आपने नहीं देखी है प्लीज आप जाकर देख लीजिए। यदि देख लिए वेल एंड गुड, गर्दा उड़ा देंगे। ध्यान से देखो। चलो तो भैया इस तरीके से अपन ने ये जो है ऐसे ये बना डाला। चलो तो यहां पर आकर जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी। वहां से स्टार्ट हुई थी और यहां पर आकर जो कहानी है वो कैसी हो जाएगी? आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से परमाणु में कक्षकों का हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया, राइट? और इसी को अपन बोलते हैं आपका क्या? तो इसी को हम बोलते हैं अबोव सिद्धांत। अबोव का सिद्धांत नहीं, अबोव सिद्धांत यानी कि अबोव प्रिंसिपल, राइट? इस तरीके से लिख दिया। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना है, किसी भी परमाणु के लिए, तो मुझे सिर्फ क्या पता होना चाहिए? उसका परमाणु क्रमांक। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, मस्त वाली कहानी जो है उसको आगे अपन शिफ्ट कर देते हैं, है ना? पहले एक काम करो, अपनी कॉपी में इसको नोट करो, बढ़ रहे आगे। चलिए तो नोट भी कर लिया होगा, कहानी समझ में भी आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि अपने को अपने दिमाग के अंदर रखना है फिट। कैसे लिखेंगे? तो एक बात बताओ, ये पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर है? बोलो यस सर, पक्का ना? इसको अपन यहां से हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको अपन ने यहां से हटा दिया और हटाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? एक जादू करेंगे। कैसे? ये लो, ये लो, रुको रुको, आज तो जो है पूरा खेल होने वाला है। किसका? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ये लो, बात समझ में आ गई? और कैसे होगा तो ध्यान से देखना, एकदम मस्त वाली कहानी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले जो है वो क्या है? आपका 1s2 है। सबसे पहले क्या है? तो भैया सबसे पहले जो है वो आपका 1s2 है। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो है हम एक बढ़िया वाला डिब्बा बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट कहां से करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे कम ऊर्जा जो है वो किसकी होती है? तो भैया 1s2 कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसीलिए हम लिखेंगे इसको 1s2। क्या लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे आपका 1s2। ध्यान से देखिएगा, 1s2। 1s2 के बाद क्या आता है? तो 2s2 आता है। इसके बाद कौन सी चीज है? तो वो है आपका 2p6। 2p6 के बाद क्या है? तो भैया 3s2 है। 3s2 के बाद क्या है? 3p6 है। 3p6 के बाद क्या है? 4s2 है। 4s2 के बाद आपका जो है, देखो 4s2, फिर ऊपर चले गए हम लोग, तो ये कितना हो गया आपका? 3d10 हो गया। 3d10 के बाद क्या होगा? 4p6 होगा। 3d10 के बाद क्या होगा? 4p6 होगा। 4p6 के बाद क्या होगा? तो आपका जो है 5s2 होगा। 5s2 से ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? तो भैया 6s2 की होगी। चलो, नहीं 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 नहीं, गलत बात गलत बात गलत बात गुरुजी। 5s2 के बाद फिर से अपन ऊपर जाएंगे और अपने को क्या मिलेगा? 4d10 मिलेगा, राइट? तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा? 4d10 मिल जाएगा।
क्लियर? इस कहानी को अपन और आगे लेकर जाएंगे। तो 4d10 के बाद अपने को 5p6 मिलेगा। तो एक काम करते हैं, एक डिब्बा अपन और बनाते हैं और इस कहानी को फिर और आगे प्रोसीड कर लेते हैं। चलो ये लो, ठीक है। चलिए तो भैया 4d10 के बाद हमें मिलेगा 5p6। सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट, तो 4d10 के बाद 5p6 मिलेगा। 5p6 के बाद हमें मिलेगा कौन सी चीज? 6s2। चलो तो ये हो गया आपका 6s2। 6s2 के बाद हमें कौन सी चीज मिलेगी? ऊपर गए 4f14। 4f14 अपने को मिल गया। 4f14 4f14 के बाद अपने को मिलेगा 5d10। ओके, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। 5d10 के बाद 6p6, इसके बाद हमको मिलेगा 7s2। 7s2 के बाद अपने को मिलेगा 5f14। 5f14 के बाद अपने को मिलेगा 6d10 और लास्ट में हमारा इंतजार कर रहा है 7p6। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो चीज बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम जो है किसी भी परमाणु का क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित होते हैं, वो तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और शुरुआत कहां से करते हैं? तो भाई हाइड्रोजन से करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो तो शुरू कहां से करेंगे? तो शुरू करेंगे हम लोग हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए बस। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 1 है। इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रहे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें जो पावर है उन सबका जो जोड़ है वो आना चाहिए परमाणु क्रमांक के बराबर। जितने पावर है इन सबका जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए? परमाणु क्रमांक के बराबर। इसका मतलब यदि यहां पर 1 है तो ये हो जाएगा 1s1। अब आप बोल रहे होगे सर वहां तो अपन ने 1s2 लिखा है और यहां पर आपने 1s1 क्यों लिखा है? तो बाबूजी कहानी सिंपल सी है कि 1s2 जो है वो दर्शाता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो वो 2 हो सकती है। किसमें? 1s2 में। पर ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। अपने को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1s1। अब एक काम करते हैं, कार्बन का लिखते हैं। चलो तो कार्बन का यहां पर हो गया 6, तो ये हो जाएगा कितना? अब याद रहे अपन स्टार्ट कहां से करेंगे? वहीं से करेंगे हम लोग, जो है स्टार्ट करेंगे वहीं से। और ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मैं लिखूंगा 1s2, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? तो भैया यहां पर होगा आपका 1s2। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे 2s2। चलो 2s2 अपन ने लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? तो अब देखो वहां पर 2p6 दिख रहा है, पर आपको 2p6 नहीं लिखना है, क्योंकि सबकी पावर का जो जोड़ है वो 6 के बराबर आना चाहिए। अब ऑलरेडी यहां पर 2 और 2 4 तो है, तो इधर पे अपन कौन सी चीज लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम 2 ही लिखेंगे। यहां पर जो है हम 2 ही लिखेंगे। यहां पर अपने को क्या नहीं लिखना है? अपने को यहां पर 6 नहीं लिखना है, नहीं तो 2 और 2 4 और 6 कितना हो जाएगा? अपना 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2 और कितना हो गया आपका? 2p2। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि इसको मैं ऑर्बिटल यानी कक्षकों के रूप में यदि दर्शाने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा? सिंपल सी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं हर तरीके से दर्शाने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ गई? कैसे करूंगा? ध्यान से देखो। अब अपन बनाएंगे डिब्बे। तो हम बनाएंगे क्या भैया? डिब्बे। तो ये पहला डिब्बा अपन ने बनाया 1s2 का, ये हमने बनाया दूसरा डिब्बा 2s2 का। और यदि आपको याद हो तो P में हम 3 कक्षक बनाते हैं। और यदि आपको याद हो तो जो P होता है इसमें हम लोग 3 कक्षक बनाते हैं, क्योंकि P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 6 रहते हैं। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। इसीलिए अपने को 3 कक्षक बनाने, ताकि एक कक्षक में आपका जो है कितने आ सके इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सके। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको थोड़ा अपन खेल खेलते हैं। क्लियर? तो ये सारी जो कहानी है स्टूडेंट्स, ये बड़ी ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो कार्बन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बनाने का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं,
ध्यान से देखना, इसको भी 3 डिब्बे में परिवर्तित अपने को तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये लो पहला डिब्बा, ये लो दूसरा डिब्बा। चलिए भाई, अब यदि आपको याद होगा तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहली कक्षा में एक उपकक्षा है जिसका नाम S है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप याद करो अपन इलेक्ट्रॉन को कैसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में, एक विपरीत दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये बताओ यदि अपने पास P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, क्या लगता है? पहले डिब्बे में दोनों डाल दूं या पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां, पहले फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां? तो आपको यदि याद हो तो हम लोगों ने हुंस रूल पढ़ा था और उसमें यह कहा गया था कि भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। बात समझ में आई? इसका मतलब यह होगा कि ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होगा और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होगा और इधर वाला जो है वो अपना क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। बड़ी ही सिंपल सी है कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। चलो, अब ये जो चीज अपने को मिली है ये क्या है, नया वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये जो चीज अपने को मिली है ये कौन सी चीज है भैया, नया वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इससे अपन पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे सुनिएगा। तो ये जो अपने को मिला है ये क्या है, नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये क्या है, और यही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बात समझ में आ रही है? पर क्या है कि यदि अपन कक्षा 9वीं और 10वीं में, यदि अपन लोग कक्षा 9वीं और 10वीं में ही इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते तो पूरा समझ में तो आता नहीं, क्योंकि उस समय जो रहता है ना दिमाग थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, तो ये नया इलेक्ट्रॉनिक क्या है भैया, विन्यास है। अब क्या इससे हम पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका जो पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, कार्बन और यहां पर 6। पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो बिल्कुल अपन बना सकते हैं। बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा, मस्त वाली ये कहानी है। तो कार्बन 6। अब एक बात बताओ, ये जो यहां पर 1 लिखा हुआ है, क्या इसको अपन मुख्य क्वांटम संख्या करते हैं? बोलो यस सर। तो ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षा क्रमांक। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई आपकी कक्षा क्रमांक, जिसको अपन ऑर्बिट नंबर भी बोलते हैं, शेल नंबर भी बोलते हैं। तो ये कक्षा क्रमांक हो गया। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये दर्शाता है आपकी कक्षा क्रमांक, मुख्य क्वांटम संख्या। एस जो है वो दर्शाता है आपकी उपकक्षा, और ये जो ऊपर की तरफ पावर होता है ये बताता है कि उस पर्टिकुलर उपकक्षा में, जिसको आप एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हो, जिसको आप लोग, बात समझ में आ रही है, जिसको आप लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? तो ध्यान से देखो, सेकेंड ऑर्बिट की यदि आप बात करोगे तो सेकेंड ऑर्बिट में s से 2 इलेक्ट्रॉन है और p जो है उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब s से भी 2 इलेक्ट्रॉन, p से भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को आपने जोड़ दिया। देखो तो यहां पर 2 लिख दो s वाले। अब s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 2 इलेक्ट्रॉनों को यदि आपने आपस में जोड़ दिया तो 2 और 2 कितना होता है? 2 और 2 कितना होता है? तो भैया 2 और 2 होता है आपका √16। बात समझ में आ रही है? यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बोलो यस सर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी परमाणु को आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ध्यान से देखिए। अब ये मैंने नाभिक यहां पर बनाया। अब जब मैंने यहां पर नाभिक बना ही दिया तो मेरे पास 2 कक्षाएं हैं जो मुझे बनानी है। भैया ये पहली कक्षा है और ये जो है ये दूसरी कक्षा है। और अब मैं यहां पर जो है कौन सी चीज बना रहा हूं, तो मैं बना रहा हूं स्टूडेंट्स कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बनाने थे? 2, हम जिसको आसानी से बना चुके हैं। देखो, और दूसरी कक्षा में यदि हम देखेंगे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो हम 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे बनाएंगे? तो ये देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और साथ में यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, किससे बना दूं, हरे से, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका चौथा इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन को आपने पर्पल कलर से बनाया और बाकी वॉयलेट कलर से बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसको आपने हरे जैसे कलर से क्यों बनाया है? भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? आपके पी के हैं। बात समझ में आई? तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? आपके पी के हैं। ठीक है, तो इतना कर लोगे क्या? पहले बताओ। यस सर, पहले बताओ इतना कर लोगे क्या? तो हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक सैंपल था,
कार्बन से हमें कहानी समझ में आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। कार्बन से हमें कहानी समझ में आती है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूरा का पूरा जो आवर्त सारणी है उसको डिजाइन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कैसे होगा ये सब, इसको भी जानने की अपन कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, जान के रहेंगे। बात समझ में आई? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, राइट, और इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, अब कर लिया आपने नोट। अब देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कहता है कि यदि आपका परमाणु क्रमांक 6 है, यदि आपका परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 6 है, तो इस तरीके से आप लिखना है। आपको इसके हिसाब से आपको तब तक लिखते जाना है जब तक उन सबके पावर का योग यानी कि जोड़ यानी कि समेशन 6 के बराबर नहीं हो जाता। राइट, आपने लिख दिया। ये नया वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि ज्यादा सटीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन पुराना भी निकाल सकते हैं कि पहले वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली ऑर्बिट में s से 2 इलेक्ट्रॉन, p से 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ा, आपके 2 और 2 कितने हो गए? तो 2 और 2 हो गए आपके क्या? 4। उसको अपन ने वहां पे लिख दिया। उसके बाद हमने उसको परमाणु में भी दर्शा दिया। बात समझ में आ गई है ना? इंटरेस्टिंग कहानी, मस्त वाली कहानी। इसको अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से कर लो नोट। ठीक है, चलो, हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है ना, इससे आप किसी भी तत्व की क्या बता सकते हो? पीरियोडिक टेबल में स्थिति। उसको भी अपन समझेंगे। पहले अपन 1-2 तत्वों के लिए और कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, फिर से जादू देखते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया जादू। कार्बन का हो गया। कार्बन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सोडियम के पास। किसके पास? सोडियम। चलो, तो बाबूजी यहां पर आपने लिया है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना दिया है? 11 दिया है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ऊपर से पावर को अपने को 11 तक लेकर जाना है। लेकर जाते हैं। चलो देखो, 1s2 2s2 2p6 2 और 2 4 और 6 10 और 3s1। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब एक काम कर सकते हैं, रुको, इसको मैं ना थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। इससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी बता सकते हैं। तो 1s2 हो गया, उसी के पास में 2s2 है, उसके पास में 2p6 है और उसके पास में आपका 3s1 है। सही जा रहे हैं हम लोग? 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा 12, हो जाएगा, अपने को करना है 11। इसलिए हम सबके पावर का योग देखेंगे और हमें कितना मिलना चाहिए भैया? वो मिलना चाहिए आपका कितना? ध्यान से देखिएगा, तो ये है 2, ये भी है 2, ये है 6 और ये है आपका 1। बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, जल्दी से जो है इनके कक्षक बनाते हैं यानी कि ऑर्बिटल बनाते हैं और उसके अंदर बना देते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो चलो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे। तो पीले वाले डिब्बे s को दर्शाएंगे, तो ये हो गया 1s, ये हो गया आपका 2s। 1s को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे हम लोग, मजेदार ये कहानी है। राइट, उसके बाद हम ब्लैक कलर से बनाएंगे p को। चलो, तो इस तरीके से हमने ये p बना दिया है और इसके बाद वापस से जो है हम बनाएंगे यहां पर 3s। याद रहे, s के पास एक ही कक्षक है, p के पास 3 है और d के पास 5 है और f के पास 14 है। राइट, अब देखो, चलो ये कक्षक बन गया, पहला कक्षक 2s का कक्षक और ये 3s1 का ये कक्षक अपन ने यहां पर बना लिया है। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है। चलो, और ये लो, अरे यार धोखा हो गया, कैलकुलेशन बिगड़ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये लो पहला और ये लो भैया दूसरा। ठीक है, अब बना देते हैं जल्दी से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, जो कि बनाना बड़ा ही आसान है। और कैसे है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये बन गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली एक कहानी है
और उसके बाद बन गया ये 11वां इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यदि अपन काउंट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, और वहां पर क्या बन गया आपका 11वां। और वहां पर कौन सी चीज बन गई, तो भैया 11वां इलेक्ट्रॉन अपन बना चुके हैं। बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो भैया ये हो गया सोडियम, ये हो गया 11। अब बताओ पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है अपने पास, 2। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, s वाले 2, p वाले 6, तो ये हो गया भैया 8। तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपका 1। तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपका 1। यदि हम इसको किसी परमाणु में दर्शाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये लो, ये बन गया आपका क्या, थोड़ा सा गलत जगह बन गया बेटा, ये बन गया आपका नाभिक। कौन सी चीज बनी, तो भैया ये बन गया आपका नाभिक। ठीक है, चलो ये देखो, नाभिक के बाद ये बन गई पहली कक्षा, ये बन गई अपनी दूसरी कक्षा, और ये बन गई भैया अपनी तीसरी कक्षा। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दुख दर्द होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट, अब बनाने वाले हम लोग 11 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाने वाले हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना s वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहला, यानी कि पहला, ये अपना दूसरा, ये अपना तीसरा, और ये अपना चौथा, और ये हो गया अपना 5वां इलेक्ट्रॉन। तो देखो s में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कलर कॉम्बिनेशन से आपको और जल्दी और सटीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कौन से इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, ग्रीन कलर से हम लोग p वाले बनाते हैं भैया। पहला, दूसरा, थोड़ा बड़ा बना दो ताकि ग्रीन कलर अच्छे से आप लोगों को दिख जाए, और यहां पर हो जाएगा आपका तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा 5वां, और ये हो जाएगा आपका 6वां इलेक्ट्रॉन। काउंट करते हैं एक बार, गिनती अपन सबको आती है, 1 2 3 4। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया ध्यान से देखो, गड़बड़ कहां हुई मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। अपने को जो p वाले इलेक्ट्रॉन बनाने भैया वो दूसरी वाली कक्षा में बनाने, तीसरे में थोड़ी बनाने। 2p6 लिखा हुआ है, चलो ये यहां पर बनेगा वो पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, और ये तीसरा, और बिल्कुल सही है। तो अब यदि हम ध्यान से इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे तो ये कहानी बड़ी ही सिंपल है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, और ये रहा आपका 11वां। बात समझ में आ गई। तो ये बड़ा ही आसान है। हम लोगों ने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसकी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे हुए हैं इस कहानी को भी देख लिया, साथ में हमने इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया। बात समझ में आ गई। अब एक जादू दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, और पीरियोडिक टेबल को अपने साथ लेकर बैठिएगा। बात समझ में आ रही है, तो पीरियोडिक टेबल के लिए काम करते हैं। ये जो अबव सिद्धांत था, अब इसकी अपने को जरूरत नहीं है, इसको वापस से अपन कर देते हैं गायब। ठीक है, चलो, तो समय आ गया है जादू देखने का, इसको अपन वापस से क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया बेटा अपना गायब। क्या हो गया, तो ये हो गया अपना गायब। इसको भी यहां से अपन हटा देते हैं, ये लो, इसको अपन ये यहां से पूरा हटा दिया। बात समझ में आ गई। और याद रहे वो जो भाग 1 लिखा हुआ है वो आपके रसायन विज्ञान की पहली किताब का अध्याय चल रहा है, उसका भाग 1 है। ठीक है, इस अध्याय के तो बहुत सारे भाग बने हुए हैं। अब ध्यान से देखो, एक जादू दिखाता हूं मस्त वाला। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप किसी भी आपका जो तत्व है, परमाणु है, अणु है, कोई भी एलिमेंट है, राइट, तो क्या अब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो? बोलो यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी जो लास्ट में आया है ना, इसको देखना, यहां तक की तो कहानी क्लियर है। अब लास्ट में कितना आया आपका 3s1, लास्ट में कितना आया है आपका 3s1। इससे हम बताते हैं स्थिति। इससे हम कौन सी चीज बताते हैं, तो इससे भैया अपन बताते हैं स्थिति। स्थिति कहां बताते हैं, तो इससे हम स्थिति बताते हैं कहां, पीरियोडिक टेबल में। तो इससे जो है हम स्थिति बताते हैं कहां पर, पीरियोडिक टेबल में। तो आवर्त सारणी यदि आपके पास है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है 3s1, क्या लिखा हुआ है 3s1, ध्यान से देखना। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में बना देता हूं, एक डेमो पीरियोडिक टेबल में बना देता हूं। ठीक है, चलो, आपको यदि याद हो तो यहां पर s ब्लॉक होता है, आपको यदि याद हो तो यहां पर d ब्लॉक होता है,
यार कैसे बनेगा, और यदि आपको याद हो तो सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए यहाँ पर जो है आपका पी ब्लॉक होता है, चलो बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से यहां पर आपका पी ब्लॉक होता है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, बट अपने को जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, और यदि आपको पता हो तो आपका जो एस ब्लॉक है, ध्यान से देखना, और यदि आपको पता हो तो आपका जो एस ब्लॉक होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली कैसा होता है, तो बेटा एस ब्लॉक आपका जो होता है वो दो भाग में ऐसे विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब जादू देखते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में है ना 3s1, इससे अपन देखेंगे जादू। कैसे देखेंगे, देखो 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 देखो, मस्त वाली ये कहानी है। क्या ये एस ब्लॉक है, बोलो यस सर। क्या ये पी ब्लॉक है, बोलो यस सर। क्या ये डी ब्लॉक है, बोलो यस सर। अब देखो, पहले अपन ना थोड़ा सा एस ब्लॉक बना लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ध्यान से देखो, बन जा बन गया, बन जा बन गया। और ये यहां पर भी अपने ऐसे 3 बना लिए, 3 ऊपर, बाकी के जो है वो नीचे हो जाएंगे। चलो इस तरीके से हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। हो भैया ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाना, अपने को अभी पीरियोडिक टेबल में इंटरेस्ट है, बात समझ में आ रही है। ड्राइंग जो है वो अपन बाद में करेंगे। चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो, चलो इसको हम यहां से हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो हीलियम वही रहेगा, पर जैसी उसकी प्रॉपर्टी है, जैसी उसके गुणधर्म है, उसके हिसाब से हम हीलियम को उधर कहीं पटक देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है हीलियम अपना यहां पर चला जाएगा, उसको भी हम बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, चलो तो इसको भी मैं यहां पर बना ही देता हूं, और 1 मिनट का ये पूरा का पूरा जो है वो खेल है। चलो ये आ गया आपका हीलियम, उधर पे शिफ्ट हो गया। तो क्या कुछ ऐसा ही अपना पीरियोडिक टेबल होता है? बिल्कुल होता है। क्या आपको आवर्त दिख रहे हैं? बोलो यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं भैया, ये जो 3s1 आया था ना, इसको अपन लेते हैं किस में, लपेटे में। चलो ये आ गया आपका 3s1, इसको जो है मैंने लिख दिया भैया यहां पर, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब ध्यान से जो चीज बताई जा रही है उसको सुनना, ठीक है। अब ये जो तीसरा होगा ना, ये जो 3 यहां पर लिखा हुआ है ना, ये पता है किसको बताएगा? ये बताएगा आवर्त को। पता है ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये पता है किसको बताएगा? आवर्त को। और ये जो S लिखा हुआ है ना, ये पता है किसको बताएगा? भैया ये बताएगा ब्लॉक को। 3 जो लिखा है ये आवर्त को बताएगा, S जो लिखा है ये ब्लॉक को बताएगा, और 1 जो लिखा है वो उस ब्लॉक में नंबर को बताएगा। सवाल पैदा होता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, राइट? तो 3 बताएगा आवर्त को, S बताएगा ब्लॉक को, और 1 जो लिखा हुआ है वो बताएगा ब्लॉक में नंबर को। कैसे होगा ऐसा देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आवर्त कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहां कहीं पर अपना सोडियम आएगा, दोनों में से किसी एक में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहां कहीं पर आएगा, और इस देखो यहां कहीं पर आएगा, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। बात समझ में आई? तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आवर्त तो पहुंच गए अपन। यहीं पे क्यों आया, उस तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है आपका एस, इसलिए अपन यहां पर आ गए। अब ये बताओ एस ब्लॉक में कौन से नंबर पे है? तो भैया एस ब्लॉक में पहले नंबर पे है, क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसलिए इस वाले को अपन लोग हटा देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस वाले को हम लोग हटा देंगे, हटा दिया। तो यहां पर आपका पाया जाता है क्या? सोडियम। उसको भी मैं अब हटा देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं आपका क्या भैया? सोडियम। तो इस तरीके से आप किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी स्थिति बता सकते हो। कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। है ना मजेदार बात, राइट? देखो तो अपने 2 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए हम। जो है किसी ब्लॉक में या पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व की जो स्थिति है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, आप पहले इसको नोट करो, फिर एक मस्त वाली बात बताता हूं, ठीक है? कर लिया? चलो अब चलते हैं अपन लोग बैक टू द टॉपिक। कहां चलते हैं भैया? बैक टू द टॉपिक। यही चीज अपन ने देखी अभी, बोलो यस सर, ठीक है। अब कुछ तत्वों के मैं आप लोगों को परमाणु क्रमांक के साथ में
ठीक है, सिंबल बनाकर दे रहा हूं, आपको जो है उन सब का क्या लिखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो किसका किसका लिखोगे, ध्यान से देखो, आप लिखोगे भैया ऑक्सीजन यानी कि 8 का, आप लिखोगे मैग्नीशियम यानी कि 12 का, आप लिखोगे आयरन यानी कि 26 का, आप लिखोगे कैल्शियम यानी कि 20 का, और आप लिखोगे जिंक यानी कि 30 का, और आप लिखोगे कॉपर यानी कि 29 का, और आप लिखोगे, उधर से भी ले लेते हैं एक हाथ, फास्फोरस यानी कि 15 का, और आप लिखोगे क्लोरीन यानी कि 17 का। लिखो, ठीक है। तो जल्दी से जो है इन सब का आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन सब का क्या, आप लिखने वाले हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ गई, ठीक है, लिख लिया। चलो अपना एक काम करो, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में नोट करो बढ़िया तरीके से, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखे हुए हैं, राइट, उसके ऊपर करते हैं कुछ बात। चलिए, तो जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए हैं, हम करने वाले हैं कुछ धमाकेदार। अब क्रॉस चेक करिएगा, क्या इन सब का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वैसा ही लिखा है जैसा मैं लिखने जा रहा हूं। बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अपने को जो है सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, हमें है अबॉव सिद्धांत की, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग का जो अबॉव सिद्धांत है उसको लिख लेते हैं। तो वो क्या है आपका, याद करो, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, इसके बाद 3s2 है, देन 3p6 है, देन 4s2 है, 4s2 के बाद 3d10 है। कम से कम यहां तक तो अपने को पता है और यहां से अपना काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है वहां से हम लोग करते हैं शुरू, यानी कि बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो भैया ऑक्सीजन की। अब ये हो गया ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 हो गया। तो यदि हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे 1s2, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2s2, फिर हम लिखेंगे 2p4, हाँ बिल्कुल सही है, 2p4 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। फिर हम कौन सी चीज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बाबूजी 2p4। चलो, तो इस तरीके से 2 और 2 4, और 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। क्या हम इसके डिब्बे भी बना सकते हैं, तो हम बिल्कुल इसके डिब्बे बना सकते हैं। चलो इसके डिब्बे बनाते हैं। इसमें एक डिब्बा रहेगा, इसमें एक डिब्बा रहेगा, और P में जो है आपके 3 डिब्बे रहेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो डिब्बे होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है कक्षक भी कहते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो डिब्बे होते हैं उन्हीं को हम कक्षक भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा नहीं, क्योंकि हुंड चाचा ने कहा था कि ऐसे नहीं भरना है बेटा जी, आपको जो है इस तरीके से भरना है, और ये हो जाएगा आपका चौथा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। कुछ इसी तरीके से यदि हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम लोग कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में पढ़ा करते थे, भाई वो किस तरीके से होगा उसको भी अपन लोग समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। आपकी जो पहली कक्षा है, ये जो सामने की तरफ लिखा रहता है, यही तो कक्षा क्रमांक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और इस मुख्य क्वांटम संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद यदि हम दूसरे नंबर की क्वांटम संख्या की बात करेंगे, दूसरे कक्षक की बात करेंगे, तो 2 यानी कि दूसरी ऑर्बिट, इसमें अपने 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसको अपन लोग पहले पढ़ा करते थे। बात समझ में आ गई। मस्त वाली ये कहानी है। और यदि हम इसको परमाणु में दर्शाने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो भी बड़ा ही आसान है, जिसको हम कर रहे हैं काफी देर से। चलो देखो, तो मैंने पहली कक्षा बना दी, अब मैंने जो है दूसरी कक्षा बना दी, और मुझे बनाने हैं इसमें आपके परमाणु। तो भैया ये बना मेरा 2 परमाणु, और कुछ बड़ा ही इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये बने मेरे 2 और इलेक्ट्रॉन, और 2 और इलेक्ट्रॉन, और 2, अरे यार, और 2 और इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो मेरे जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बन गए। तो इस तरीके से हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। उसके बाद वाली जो कक्षा है उसमें हमने 2 और 4 कुल 6 इलेक्ट्रॉनों को बना दिया। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके परमाणु के लिए वो अपन लोगों ने बना दिया। एकदम सिंपल सी कहानी। बात समझ में आ रही है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा।
अब होगा क्या, बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। देखो 2 और 6 तो बना लिया। क्या इस 2p4 से हम स्थिति बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमारे पास 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बात समझ में आ रही है, जो अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, जो नया वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कक्षक वाला, बात समझ में आ रही है, जो कक्षक वाला विन्यास है, ध्यान से देखिएगा, जो कक्षक वाला विन्यास है, जो कक्षक वाला विन्यास है, कक्षक वाले विन्यास से हम बताते हैं पीरियोडिक टेबल में स्थिति, जैसा कि हमने इसके पहले किया था कार्बन के लिए और किसके लिए, सोडियम के लिए किया था, याद करो, ठीक है। तो ये बताता है कक्षक वाला विन्यास, और ये क्या बताता है, तो भैया ये बताता है आवर्त सारणी। ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये जो है ये आवर्त सारणी में स्थिति बताता है। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर कक्षक वाला विन्यास जो है, हालांकि वो एक्चुअल आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या बताता है, आवर्त सारणी में स्थिति। अब बोलोगे सर उसके साथ तो ना इंसाफी हो गई ना, वो वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसको हम लोग कक्षा 9वीं में 10वीं में पढ़ा करते थे, भाई ये क्या बताता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा वाला विन्यास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा वाला विन्यास। बात समझ में आई? और ये क्या बताता है, तो कक्षा वाला जो विन्यास है वो कौन सी चीज बताता है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, मस्त वाली ये कहानी है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना, मस्ती वाली कहानी है। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा। तो कक्षक वाला क्या बताता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में एक सिर्फ टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। और कैसे छुपे हुए हैं देखते हैं। देखो देखो ये लो, अब एक तरफ मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो एक तरफ भैया मैं लिखने वाला हूं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मैं लिखने वाला हूं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिसको आपको यदि याद होगा तो हम संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बात समझ में आई? और यहां पर हम लिखेंगे उसके गुणधर्म, और कौन से गुणधर्म लिखेंगे, तो हम बात करेंगे उसके भौतिक गुणधर्म की। बात समझ में आई? कैसे, ध्यान से देखिएगा, यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है या फिर 3 है, जनरल बात कर रहे हैं, यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो ये जो चीज होगी वो क्या होगी, आपकी धातु। ऊपर वाले खेल तो अपन ने देख लिया था, राइट। अब यदि अंतिम कक्षा में 4 और 5 है, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन यदि अंतिम कक्षा में दिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, उपधातु। क्या होगी, तो भैया ये उपधातु होगी, जिसको अपन लोग मेटेलॉइड्स भी कहते हैं और कहीं कहीं पर सेमी मेटल भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो, और यदि 6, 7 और 8 है, तो ये जो चीज है ये कैसी होगी, अधातु होगी। और ये जो चीज है ये कैसी होगी, पता है आपकी, अधातु होगी। यदि 6, 7 और 8 दिया हुआ है, राइट, तो ये क्या होगा, आपका अधातु होगी। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो धातु होगी, यदि 4 और 5 है तो उपधातु होगी, और यदि 6, 7 और 8 है तो ये क्या होगा, आपका अधातु होगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग सी ये बात थी जिसको अपने दिमाग में रखना है। अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बताता है भैया गुणधर्म। क्या बताता है, ये बताता है भौतिक गुणधर्म, कि वो जो आपका तत्व है वो आपका धातु है, उपधातु है या फिर आपका अधातु है। अब क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है आपका, ध्यान से देखिएगा, 2 और 6। अब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की यदि संख्या आप देखेंगे तो आपको मिलेगी 6। अंतिम कक्षा में यदि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो आपको मिलेगी 6। इसका मतलब क्या हुआ,
अंतिम कक्षा में आप यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है ये है अधातु। ओ ओ ओ ओ ओ हुआ ना जादू, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे एक ही बार तो सीखना है, और यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, बात समझ में आ रही है, तो उसके बाद का जो पूरा का पूरा खेल है वो बड़ा ही आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो याद रखें, दो प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक हमारा ऊपर ऊपर से कक्षक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिससे हम बताते हैं क्या, जिससे हम बताते हैं कि जो हमारा तत्व है वो धातु है, उपधातु है या फिर अधातु है। मजे की बात यह है कि इससे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल और आवर्त सारणी को अपन डिजाइन करेंगे। अपन साइंस वाले, अपन पढ़ते नहीं है बच्चों, बात समझ में आ रही है। हम लोग जो है वो साइंस वाले हैं और हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम सारी चीजों को समझकर अपने से डिजाइन करेंगे, क्योंकि जिन चीजों को हम अपने तरीके से डिजाइन करते हैं और बनाते हैं वो चीजें ज्यादा दिनों तक हमारे दिमाग के अंदर याद रहती हैं। बात समझ में आ रही है। और जिन चीजों को हम लोग रट लेते हैं, छाप लेते हैं या फिर टीप लेते हैं, वो चीजें जो हैं शाम तक छोड़ो 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसलिए रटना नहीं है, याद नहीं करना है, चीजों को समझना है और अपने हिसाब से डिजाइन करना है। ठीक, तो कक्षा वाला विन्यास तो अपन ने बना डाला, कक्षक वाला विन्यास भी बना डाला। याद रहे कक्षक वाले विन्यास के हिसाब से अंत में आया है 245, सॉरी 2p4, 245 नहीं 2p4। ठीक है, चलो ये आया ना। तो याद रहे कौन से आवर्त में होगा, दूसरे आवर्त में होगा। कौन से ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में होगा। और पी ब्लॉक में कौन से नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे होगा। बात समझ में आ रही है। चलो थोड़ा सा और जो है ना मजा लेते हैं इसका। ठीक है, एक और चीज, पी ब्लॉक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा का वैसा ही चल रहा होगा। समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? ऑक्सीजन का बना लिया, ऑक्सीजन आपका पी ब्लॉक में पाया जाता है। अब चलते हैं किसकी तरफ भैया, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फास्फोरस की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लो। कर लिया, कोनो दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चलो निपटा दूं, जादू दिखा दूं, बोलो यस सर। ठीक 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 ठीक, चलो यहां से करते हैं ऑक्सीजन को गायब। याद रहे कक्षा वाला विन्यास गुणधर्म बताता है, कक्षक वाला विन्यास आवर्त सारणी में क्या बताता है, तो ये बताता है आपको क्या 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 स्थिति बताता है। बात समझ में आ गई। चलो इसको हटा देते हैं यहां से। आसान है, सिंपल है, मजेदार है। फास्फोरस के लिए आपने क्या किया था वो देख लेते हैं। तो भैया फास्फोरस के लिए आप सभी ने लिखा था यहां तो 15, यहां पर लिखा था आपका 1s2। क्या लिखा था? तो आपने लिखा था 1s2, राइट, और यहां पर लिखा था आपने 2s2, क्योंकि अपना जो टारगेट है, अपना जो टारगेट है वो जितना पावर ऊपर लिखी हुई है ना उसका कुल मिलाकर अपने को 15 लेकर आना है। तो अपना जो टारगेट है वो है 15, 1s2, 2s2। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, 2p6 की। उसके बाद होगा हमारा 3s2। तो भैया 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 बचे हुए हैं, इसीलिए हो जाएगा 3p6। इसलिए क्या हो जाएगा 3p6। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम पहले वाले से ही बनाएंगे वो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी जो कक्षा है उसमें s के पास भी इलेक्ट्रॉन है और p के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब s के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो p है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल मिलाकर दूसरी जो कक्षा है वहां पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं। अब यदि हम तीसरी कक्षा की बात करें तो जो तीसरी कक्षा है वहां पर s के पास कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। देखो बताऊं क्या गड़बड़ किया, देखो यहां पर 3 आएगा। कैसे आएगा, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इस तरीके से जो है पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा की यदि आप बात करेंगे तो तीसरी कक्षा में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पर जब आप p की बात करेंगे तो p के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 5। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया आपका, 5। बात समझ में आ रही है। अब जब आंसर ही 5 आ गया तो इस हिसाब से बताओ कि अंतिम कक्षा में देखो ना, मस्त वाली तो ये कहानी है। देखो ना, ये 5 लिखा है और ये 3p3 लिखा है।
तो ये जो लास्ट में आया है इससे हम कौन सी चीज बताएंगे, तो भैया इससे हम बताएंगे स्थिति। इससे हम कहां बताएंगे, इससे हम बताएंगे स्थिति। और किस में बताएंगे, तो आवर्त सारणी में बताएंगे। बात समझ में आ रही है। पर यदि हम इधर वाले की बात करें तो इससे हम ये बताएंगे कि जिसकी अंतिम कक्षा में 5 होते हैं वो या तो उपधातु होता है। अब ऐसा फिक्स नहीं है क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं तो एक रूल लागू नहीं होगा। बात समझ में आई। तो ये जो है उपधातु कह लो, या फिर 5 वाला जो है वो सामान्यता क्या होता है, आपका धातु भी होता है। अब ये वेरिएशन क्यों है, जब अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे, धातु नहीं अधातु, ये वेरिएशन क्यों है, क्योंकि जब हम क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो जिस कहानी जो है उसका हम लोग समापन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम जो है दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्थिति और ये बता सकते हैं कि वो चीज उपधातु होगी या अधातु होगी। तो फास्फोरस जो है उपधातु के उसमें गुणधर्म बहुत कम होते हैं और अधातु के गुणधर्म ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम उसे कैसा कंसीडर करते हैं, भैया अधातु। अब आप बोलोगे सर यहां तो कंफ्यूजन आ रहा है, तो भैया कहते ही है ना केमिस्ट्री यदि है, स्पेशली आपकी अकार्बनिक रसायन यदि है, तो यहां पर होते हैं बहुत सारे अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि उन अपवाद के पीछे की कहानी होती है। इसके पीछे की कहानी यह है कि वो जो भी अपवाद है उसके पीछे एक प्रॉपर कारण होता है, रीजन होता है, वो अपने को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई। चलो, तो फास्फोरस का अपन ने ये लिख लिया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, तो हम एटम बनाकर, परमाणु बनाकर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है राइट, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान था, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक, कर लिया। ठीक है, चलो अब फास्फोरस हो गया। अब एक काम करते हैं, कॉपर के पास चलते हैं। उससे पहले मैं सोच रहा हूं क्यों ना कैल्शियम के पास चला जाए, तो एक काम करते हैं कैल्शियम के पास चलते हैं। चलो अब यही नीचे लिख लेते हैं, बार बार कौन मिटाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैल्शियम की। यह है आपका 20, मतलब ये कि 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गया भैया 10, 3s2 3p6 एंड 4s2, यही तो होगा। 3p6 के बाद आपका क्या आ गया, 4s2 आ गया। ठीक है, अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो गया आपका 4s2 हो गया। राइट, अब कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका यदि हम दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको दोनों पता होने चाहिए। दोनों यदि आपको पता होंगे तो आपको स्थिति और गुणधर्म जो है वो दोनों आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलो भैया, पहले वाले में तो आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तीसरे में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं और चौथे में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर तीसरे में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो भाई 18 हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बार ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो, 18 हो। ध्यान से देखो, आपको यदि पता हो तो हमने ये जाना था कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 18 तो पूरे भरे ही नहीं, 18 तो पूरे भरे ही नहीं, राइट। और उसके बाद फिर जो है तीसरी कक्षा तो पूरी भरी ही नहीं और चौथी कक्षा जो है वो शुरू हो गई, तो क्या ऐसा संभव है, तो भैया बिल्कुल ऐसा संभव है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो पता है क्या लिखा था, मैं बताता हूं। देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो ये लिखा था, आपने कहा सर एक काम करते हैं 20 होता है, 2 और 8 10, और ये यहाँ पर अब ऐसे 10 लिख देते हैं अपन। तो क्या कुछ लोगों ने ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, बिल्कुल लिखा होगा। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में जैसा सीखा था उसके हिसाब से आपने यहाँ पर लिख दिया। तो यदि किसी ने ऐसा लिखा था तो मत घबराओ, ये आपके लिए बेटा गलत नहीं है, बट ये टेक्निकली कैसा है, गलत है। बात समझ में आ गई। तो ये टेक्निकली कैसा है, गलत है, याद रहे, राइट। अपने को सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, उसको क्या करना है, फॉलो करना है। बात समझ में आ गई। हमें सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको क्या करना है, तो भैया फॉलो करना है। मतलब ये कि अब 2 8 8 और 2 ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2 8 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलो इतना नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, कॉपर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कॉपर के बारे में। ठीक है, चलो
तो कॉपर के बारे में बात करने के लिए अपने को थोड़ी सी जगह तो चाहिए। बोले यस सर, ठीक है। तो ये जो जगह है इसको मैं यहाँ से यार बन जा, हाँ चलो कैल्शियम का तो रहने ही देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, कॉपर की। अब जो चीज बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से जो है सुनिएगा। कैसे, देखो अब आप लोगों ने कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है तांबे का, वो लिखा होगा 29 के लिए, राइट। क्या आपने लिखा होगा 1s2, फिर आपने लिखा होगा 2s2, फिर आपने लिखा होगा 2p6, फिर आपने लिखा होगा 3s2, फिर आपने लिखा होगा 3p6, फिर आपने क्या लिखा होगा, तो भैया 4s2 लिखा होगा, ठीक। और उसके बाद आपने लिखा होगा 3d9। गिनती आती है, एक बार जल्दी से जो है काउंट कर लेते हैं। कैसे, देखो 19 आपको 29 करना है, कितना करना है, 29 करना है, 29 करना है। कैसे करेंगे, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 9, ये हो गया आपका 29। ये कितना हो गया, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कितना बेटा जी, ये हो गया आपका 29। अब आपके हिसाब से सर ये तो सही है, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। जैसा मैंने सिखाया ऐसा आपने कर लिया, बात समझ में आई, तो बिल्कुल सही है। अब एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहां से, रुको इसको भी हटा देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपने को, बात समझ में आई। अब एक काम करते हैं, अच्छा इस सबको भी अपन चलो रहने देते हैं, ठीक है रहने देते हैं। चलो 1s2 लिखा, 2s2 लिखा, 2p6 लिखा, 3s2 लिखा, 3p6 लिखा, 4s2 लिखा, और कौन सी चीज लिखी, 3d9 आपने लिख दिया। अब यहां पर जो है ना d ऑर्बिटल का जो एटीट्यूड है ना, आपने उसको छेड़ दिया। कैसे छेड़ दिया उसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, और यहीं से जो है आपका अपवाद शुरू होता है, किस में, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन में। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अपवाद जो है वो सिर्फ बोलने के लिए अपवाद नहीं है, उसके पीछे पूरा का पूरा एक कहानी होती है, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप ये जानते हो स्टूडेंट्स कि जो डी रहेगा, आप ये जानते हो कि डी जो है D10, यानी कि डी के पास यदि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी जो स्थिरता होगी वो ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, इसकी जो स्थिरता है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा आपका ज्यादा स्थिर, तो ये कैसा हो जाएगा आपका ज्यादा स्थिर। बात समझ में आ रही है, तो D10 ज्यादा स्थिर हो जाएगा। अब लास्ट में जो आ रहा है बाबूजी वो आ रहा है D9, तो ये कैसा होगा, कम स्थिर हो जाएगा। तुलनात्मक तरीके से ये कैसा होगा, कम स्थिर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आप D की बात करोगे तो या तो D10 हो या तो D5 हो। ये कैसे होते हैं, ये दोनों ज्यादा स्थिर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ज्यादा स्थिर होते हैं। अब यहां पर 9 है और ऊपर की तरफ कितने हैं, 10 हैं, तो ये जो आपका D है ना, D कक्षक, ये उसके पड़ोस वाले S कक्षक के पास जाता है और बोलता है सुनना यार, सुना, तू एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, पर तू यदि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देगा तो मेरे 9 से हो जाएंगे 10 और मेरी जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। फिर एस वाला बोलेगा भाई मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पर ऐसा है देखो, डी के पास जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसकी स्थिरता इतनी बढ़ जाती है कि एस की जो अस्थिरता है उसके बढ़ने से भी ज्यादा असर नहीं पड़ता उस परमाणु पे। बात समझ में आ रही है, तो कहने का मतलब यह है कि जो D9 है वो कम स्थिर है और जो D10 है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थिर है। इसलिए होता क्या है, ये वाला जो D9 है, 3D9 4s2 से 3D9 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर देखो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, ध्यान से देखना। 3D9 सुना, बात समझ में आ रही है, सुनना 4s2, यार ऐसी तो बात करेगा ना यार, एक इलेक्ट्रॉन देना। बात समझ में आएगी, सिंपल सी कहानी है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सुनना 4s2, यार एक इलेक्ट्रॉन देना। अब एक ही परमाणु के अंदर रहना है, पड़ोसी है, मानना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, बिदक नहीं सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 5-5 कक्षक होते हैं। एस के पास जो है एक ही कक्षक होता है और एकदम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस बेचारा जो है, बात समझ में आ रही है, नियति का मारा है, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है उस बेचारे को, और वो कहता है चल ले। 4s2 कहता है ठीक है भाई, मजबूरी है मेरी, ठीक है दादा, ये लो।
तो ये कहता है ठीक है दादा, दारा नहीं, राइट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है आपका ठीक है दादा, क्या कहता है, तो ये कहता है आपका ठीक है दादा, कोई दिक्कत नहीं, ले ले भाई तू, तुझसे बैर करके कहां जाऊंगा। बात समझ में आ रही है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देता है, 3D9 को, और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि रूल के हिसाब से ऐसा दिखना चाहिए था, वो परिवर्तित हो जाता है और वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, जिसको हम लोग लिखते हैं कैसा, तो बाबूजी इसको हम लोग लिखते हैं Cu, यहां पर 29 था और इसको हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 और हम लिखते हैं 3p6, और याद करो हुआ क्या है यहां पर खेल, 4s2 ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिया है, 3D9 को दे दिया है, इसीलिए आपका जो कौन है 4s2 है, दैट विल टर्न इनटू व्हाट, 4s1, और जो 3D9 था वो क्या बन जाएगा, जो 3D9 था बाबूजी, दैट विल टर्न इनटू व्हाट, 3D10। बात समझ में आ रही है। तो आप यहां पर ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी। तो यहां पर स्थिरता के लिए इस तरीके से हो गया। अब आप बोलेंगे सर क्या इस तरीके से P में भी होगा, मतलब P जब P अंत में यदि कहीं पर P आएगा तो वहां पर भी होगा, तो भैया वैसा P में नहीं होता है, S में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ D में होता है और F में होता है। बात समझ में आ रही है। तो कोई एक्सेप्शन वो जो बताते हैं ना, एक वेब सीरीज थी, बात समझ में आ रही है, टोटा फैक्ट्री में ऐसे बताते नहीं कि एक्सेप्शन है ये वो, तो भैया ऐसा है, सुनो, वो मजाक उड़ाने के लिए अच्छा है, हंसी मजाक के लिए। एक्सेप्शन आप ये जो मीम्स और वीडियोस देखते रहते हो ना यूट्यूब पे, हंसी मजाक के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन है, क्या पढ़े, रहने देते नहीं पढ़ते। बाबूजी ऐसा है, एक्सप्लेनेशन के पीछे का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। एक्सेप्शन यदि है, अपवाद यदि है, तो उसके पीछे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, उसके पीछे एक पूरी कहानी है, और वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी आसान है। सबको पता है कि एडजस्टमेंट पे दुनिया कायम है। बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं कि अपन ही लोग जिंदगी में एडजस्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कक्षाओं के अंदर करते हैं आपस में एडजस्ट। देखो ना उनका दुख दर्द, सुनो ना उसका। एक इलेक्ट्रॉन के लिए रह गया था बेचारा, 10 इलेक्ट्रॉन होते होते एक इलेक्ट्रॉन के लिए रह गया था बेचारा। रिक्वेस्ट किया, दादागिरी दिखाई, जैसा मानना है मान लो। 4s2 के पास गया और बोला सुन यार भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। दिस इज लाइक कि एक इलेक्ट्रॉन की कीमत तुम क्या जानो 4s2। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, उसका हो गया 3d10, वो 4s1 है। उसके पास वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक चला भी गया तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबूजी कैसा है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। बात समझ में आई। आपने बनाया होगा पर अब उसको आप अपडेट कर लो, और नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है राइट, वो सही है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो ये कहानी तो आपके समझ में आ गई। अब हम ये बता देते हैं कि यदि हम कॉपर की बात करेंगे तो यह आपकी धातु है, अधातु है, या फिर आपकी उपधातु है, तो कैसे बताओगे? उसके लिए हमें इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, जो कि हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से अपने दिमाग में आप कर लीजिएगा फिट। ठीक है, देखो चलो, तो हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं इसका एक्चुअल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया ये हो गया कॉपर और ये हो गया 29। तो ये हो जाएगा, पहली कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली जो कक्षा है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा की यदि हम बात करेंगे तो दूसरी कक्षा में हमारे पास 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा की यदि हम बात करेंगे तो अब जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, तीसरी कक्षा की यदि हम बात करेंगे तो देखो तीसरी कक्षा और ये भी क्या है आपकी तीसरी कक्षा। तो 2 और 6 8 और 10 कितना हो गया? तो भैया ये हो गया अपना 18। तो यहां पर आ जाएगा आपका 18। और चौथी कक्षा की यदि आप बात करोगे तो चौथी कक्षा में यहां पर आ जाएगा आपका 1। बात समझ में आ गई। तो अब एक बात बताओ कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। 3d10 लिखा बाद में गया है क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है वो 4s1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है। पर 3d10 जो है
3d10 जो है तो तीसरी कक्षा का भाग ना, इसलिए उसको अपन साथ में लिखेंगे 3s2 और 3p6 के साथ में। तो ये 18 हो गया और ये हो गया आपका 1। एक काम करते हैं, काउंट करते हैं कि 29 हो रहा है नहीं हो रहा है। तो भैया 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। उसमें 18 जोड़ा तो 28 हो गया, फिर उसमें 1 जोड़ा तो ये आपका 29 हो गया। बात समझ में आई? तो देखो ऐसा कब कब होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में होता है यदि उनकी अंतिम कक्षा में, यदि उनके डी में D9 है तो वो D10 हो जाता है और D4 है तो वो D5 हो जाता है। कैसे हो जाता है समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। यदि D9 है सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट, D10, और यदि D4 है सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट, D5। कुछ इसी तरीके से यदि कहीं पर लिखा हुआ है F13 सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट, F14, बिकॉज आप जानते हो कि जब 14 इलेक्ट्रॉन F में होंगे तो उसकी जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ रही है? और यदि हमने यहां पर लिखा है F6 सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट, F7। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यदि आप यहां पर बढ़ाना चाहते हो तो कहीं और के एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्रोमियम का। किसका लेंगे जी? तो क्रोमियम का। तो क्रोमियम क्या कहलाता है? क्रोमियम कहलाता है 24। बात समझ में आई? क्रोमियम जो है वो क्या कहलाता है? 24 कहलाता है। और ये बेसिकली क्या होगा? तो भैया ये होगा 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2 और यहां पर होगा 3d4। काउंट करेंगे, 24 होने चाहिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24 और 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 24। अब आप ध्यान से देखिए, अंतिम कक्षा में यहां पर 4 है और यहां पर 4s2 है। अब मैंने आपसे कहा कि D5 की स्थिरता ज्यादा होती है, तो फिर से वही कहानी हो गई। D3D इज लाइक, ये सुनना 4s2, यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे यार, मेरे 3D5 हो जाएंगे, मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा और अपना जो परमाणु है वो भी कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। राइट, तो ये कहानी फिर कैसी हो जाती है? ये कहानी हो जाती है 1s2, 2s2, इधर कोई छेड़खानी नहीं होती है, 2p6, 3s2, 3p6 and this will turn into what, 4s1 and यहां पर हो जाएगा 3d5। बात समझ में आ रही है? तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये गलत हो गया और ये कैसा हो गया? सही। और सही गलत नहीं है, बेसिकली यहां पर एडजस्टमेंट हुआ है। किसके लिए? किसके लिए? याद रखें, तो यहां पर एडजस्टमेंट हुआ है किसके लिए? तो यहां एडजस्टमेंट हुआ है स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ डी ब्लॉक के याद रखने, एफ ब्लॉक में और बहुत सारा नॉलेज है, एफ ब्लॉक तक अपने को नहीं जाना है। डी ब्लॉक में अब एक चीज याद रखें, क्रोमियम के नीचे वाले और कॉपर के नीचे वाले, क्रोमियम के नीचे वाले और कॉपर के नीचे वाले जितने भी होंगे, क्रोमियम के नीचे वाले और कॉपर के नीचे वाले जितने भी होंगे, बात समझ में आ रही है, उन सब में अपवाद पाया जाएगा। और क्यों पाया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, याद करने का तरीका भी बताता हूं। ठीक है, देखो मस्त वाली कहानी, खतरनाक वाली कहानी। कैसे? सुनो, ये लो, ये लो। ठीक है, मस्त वाली कहानी, खतरनाक वाली कहानी। ध्यान से देखो, किसके किसके लिए होगा बताता हूं। ये लो, अरे यार बड़ा बनाना था, यहां से बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उसके बाद की सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। चलो भैया, तो सबसे पहले इसको 2 बराबर भाग में विभाजित कर देते हैं, कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके 5 डिब्बे बनाएंगे, पहला, तो दूसरा, तो तीसरा, ये हो गया आपका चौथा और 5वां। क्या आपको 5 डिब्बे यहां दिख रहे हैं? बोलो यस सर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 5 डिब्बे यहां पर बन चुके हैं। अब चलते हैं किसकी तरफ? 6वें डिब्बे की तरफ। सो दिस इज अवर 6वां डिब्बा, दिस इज अवर 7वां डिब्बा, दिस इज अवर 8वां डिब्बा, दिस इज अवर 9वां डिब्बा एंड 10वां डिब्बा। क्या हमारे पास यहां पर 10 डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आ गई?
मतलब आप यदि डी ब्लॉक की बात करेंगे तो वह स्कैंडियम से शुरू होगा, उसका पहला आवर्त, और जिंक पर जाकर खत्म हो जाएगा। अब याद कैसे रखोगे वो बता रहा हूं, हालांकि इसके बारे में अपन पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। किसमें? बात समझ में? इसके बाद वाले चैप्टर में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। साइंस टीचर वेरी, रुको 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 रुको, अभी साइंस टीचर तक भी जाएंगे अपन लोग। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। और जो कि आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो आप कैसे लिखोगे? सर नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। तो इसके आगे आप यदि देखेंगे तो आपके पी ब्लॉक का गैलियम भी पाया जाता है, विच इज 31 बेसिकली। बात समझ में आ गई? तो कैसे याद रखोगे? मस्त वाली ये कहानी है। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, जो कि कंप्लीट नहीं होती है, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। बात समझ में आ गई? तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्रोमियम के नीचे वाले, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्रोमियम के नीचे वाले और कॉपर के नीचे वालों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है? वो आपका देखो, इसका भैया क्या होगा आपका, आप याद करो, इसके लास्ट में 3d4 आएगा, विच विल टर्न इनटू व्हाट? 3d5। और कॉपर के लास्ट में आपका 3d9 आएगा, विच विल टर्न इनटू व्हाट? 3d10। तो यहां पर 3d4 से 3d5 एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट? 3d5 टू 3d9 टू 3d10। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है। कैसे याद रखोगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आपका आयरन यानी कि फेरम, CO यानी कि कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, जो कि किसी की टाइम पर कंप्लीट रहती नहीं है, मेरी भी नहीं रहती थी, मैक्सिमम लोगों की नहीं रहती, पर करना है अच्छे रिजल्ट के लिए, राइट? नहीं है कंप्लीट और जाना है घर। बात समझ में आ गई? जब हम लोग कक्षा 10वीं में थे तो मैंने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर इस चीज को डिजाइन किया था। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर, यानी कि गैलियम। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, नोट कर लो। तो अब जब भी आप क्रोमियम और कॉपर के नीचे वाले या इन तत्वों को आप देखेंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़ा सा अपवाद में आ जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा? हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। अब यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर है और बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो चुका है तो इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा ना, उसमें अपन धमाका कर देंगे, क्योंकि अब अपने को कुछ भी रटना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहीं अपनी गड्डी अटकी थी, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं हाइड्रोजन के परमाणु विन्यास को लेकर और भी जो भी हीलियम को लेकर, वो सारी चीजें जो हैं अब ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ रही होगी। अब इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक? ठीक है। सपोज देखने वाले हैं भैया संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होती है। बात समझ में आ रही है? कैसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं कि वो जो आपका तत्व है वो धातु है, उपधातु है या फिर अधातु है। तो वो सब अपन देखने वाले हैं। सस्पेंस बनाए रखिए, मजा ही आने वाला है अगली क्लासेस में, ठीक है। चलो, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है और जितने स्कैंडियम मतलब क्या होगा आपका? साइंस। बात समझ में आ रही है? वही SC जो लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक। मस्त वाली ये कहानी है इन सबका। आहा क्या बात है, यहां पर लिखा भी है यार, क्या बात है, मस्त लिखी हुई बात है। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, विच इज नॉट कंप्लीटेड राइट नाउ, नहीं है कंप्लीट,
जाना है घर। क्लियर, पक्का, ठीक। चलिए, लिखा भी है क्रोमियम तथा कॉपर में 3D कक्षकों में क्रमशः 4 और 9 इलेक्ट्रॉनों की जगह क्रमशः 5 और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन लोगों ने पूरा निपटा दिया है बढ़िया तरीके से क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। अगली जो क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा कक्षकों के बारे में पढ़ेंगे, क्लास का समापन करेंगे, उसके बाद हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और चलेंगे अगले अध्याय की तरफ। तो जितने भी डाउट्स हैं सब कलेक्ट कर लो। बात समझ में आ रही है? और इन सब का आज का जो होमवर्क है, अब से आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आज का जो होमवर्क है वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इन सब का आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ रही है? लिख लो, बड़े काम की चीज है, इस बार भी काम आएगी। और कक्षा 12वीं में डीएनए ब्लॉक करके एक एलिमेंट वाला आपका चैप्टर होता है, वहां पर भी ये बड़ा काम आने वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कहानी जो है आज की खत्म हो चुकी है। अब अगली जो कक्षा होगी वो आपको कैसे मिलेगी, तो उसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है भैया। एक तो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, बात समझ में आ रही है। दूसरी आपको वो कक्षा कहां मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, आप जाइए गूगल पे, सर्च कीजिए आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। जैसे आप जाते हैं आपके सामने होता है असीमित ज्ञान का भंडार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई इवन एक ओटीपी तक नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स आप लोगों के फोन पे। यहां तो एक छोटा मोटा डाउट पूछ लो तो सबसे पहले कहते हैं भैया रजिस्ट्रेशन करवाओ। चलो, आपने डाउट के चक्कर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर टेक्स्ट मैसेज भेज भेज के डस देते हैं आप लोगों को पूरा। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इन्हीं चीजों के साथ देखते हैं कि कैसे पहुंचोगे वीडियोस तक। यदि आप नर्सरी से लेकर, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? चलिए, सीयूईटी की क्लासेस अवेलेबल हैं, यूपी बोर्ड अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सी कक्षाओं में हो, 11वीं में क्या है, पीसीएम है, पीसीबी है, घबराने वाली बात नहीं है, सारे लेक्चर्स हैं। आपको सिर्फ एक कष्ट करना है, एक छोटा सा क्लिक। चलो, फिजिक्स पढ़नी है तो हमारे जो है फिजिक्स गुरु संदीप सर है, उनके वीडियो में आप यहाँ पर फुल कोर्स में क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए, और यहाँ पर दिया हुआ है किसके लिए, तो भैया आपके गणित वाले सर हैं हमारे अरुण सर, उनके लिए। बात समझ में आ रही है? चलो, क्या पढ़ना चाहते हो जल्दी बताओ। केमिस्ट्री क्लिक करते हैं, किया क्लिक, बड़े आगे, ये लो। अब ना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से सुनना है, इसको स्किप कर देते हो भैया। हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और क्या, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? इतना मतलब एक चैप्टर के कम से कम 400 क्वेश्चंस। अब यदि इतना लगाओगे तो आपका जो नॉलेज है वो किस लेवल पे रहेगा। बात समझ में आ रही है? और जिस लेवल पे आपका नॉलेज जाएगा वहां से फिर परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया जाए वो इजीली आपको बन जाएगा। एक डेमो लेते हैं, ठीक है। चलो, इस तरीके से मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। क्या पढ़ना चाहते हो, पहला अध्याय, चलो क्लिक करते हैं। पहले अध्याय का पहले पार्ट पे देखो, 10 लेक्चर दिए हुए हैं, पहले अध्याय के पहले पार्ट पे क्लिक किया, ये लो वीडियो चालू। क्या कहा था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कोई कूपन नहीं, कोई पैकेज नहीं, कॉन्सेप्ट अपन का अलग है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, राइट। चलो, वीडियो आ गया। डाउट यदि है तो डबल क्लिक करो, सीधे यूट्यूब पे चले जाओगे। डाउट नहीं है तो देखते रहो, कोई ऐड नहीं आने वाला। डाउट है, डबल क्लिक करो, सीधे यूट्यूब पे चले जाओगे। कमेंट सेक्शन में जाओ, जैसा कि आप हमेशा करते हो, और वहां पर जाकर अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या है, इसके बाद एक ऐसी जानकारी जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, यानी कि कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक कोई भी क्लास, कोई भी अध्याय, कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक में यदि आपको कोई दुख दर्द है, हम उसका समाधान करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो घबराने वाली बात नहीं है। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम कक्षकों के बारे में थोड़ा और देखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लगाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनवाइए, सब कुछ यहीं पर करवा देता हूं मैं, और जो होमवर्क दिया था वो अगली क्लास में चेक होगा। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।